नमस्कार। आज हम मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान है, ये 17 सितंबर से शुरुआत है इसकी और 31 अक्टूबर 2022 तक के लिए है। इस अभियान का मेन उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक के घर में शासन की विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देना। इसी बीच हमारे बीच में नगर निगम से हमारे जन कल्याण अधिकारी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही शासन की विभिन्न प्रकार की योजना के बारे में। मैडम नमस्कार। हम और हमारी जनता ये सब जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाएं कौन कौन सी हैं, हमारे हितग्राही को किस तरीके से उनका लाभ मिलता है, कहाँ जाके उनको आवेदन करना है, इस बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम आपसे कि आप नगर निगम द्वारा मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला, ये योजना है आपके यहाँ से मैडम, ये किस तरीके की योजना है? नमस्कार। नगर निगम जन कल्याण विभाग द्वारा 21 प्रकार की योजनाओं में लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। मैं उन सभी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगी कि उन योजनाओं में क्या क्या पात्रता शर्तें हैं, लोग कहाँ आवेदन कर सकते हैं और क्या उनके दस्तावेज हैं। इसमें सबसे पहले हमारे द्वारा मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी कल्याण योजना का संचालन किया जाता है, जिसके अंतर्गत ऐसी महिलाएं जो दूसरों के घरों में जाकर चौका बर्तन या फिर अन्य उनके घर के काम में मदद करती हैं, उनका पंजीयन किया जाता है, जिससे कि उन्हें सरकार द्वारा राशन सुविधा का लाभ एवं आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया जाता है। सबसे पहले इस योजना का आवेदन आप हमारे जनमित केंद्र, वार्ड कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय पर कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दस्तावेज नहीं लगते हैं, केवल आपको अपनी समग्र आईडी और आधार कार्ड, बैंक का खाता और जिनके यहाँ आप काम करते हैं उनसे एक आवेदन लिखवा के सादा कागज़ पे देना पड़ता है कि हम इनके यहाँ काम करते हैं, प्रमाणीकरण उनका। ठीक है, ये आपको दस्तावेज देने हैं। दूसरा है हमारी राशन पर्ची, खाद्यान्न सत्यापन। खाद्यान्न सत्यापन का कार्य हमारे सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा लगातार किया जा रहा है, जिसमें 25 कैटेगरी में लोगों को राशन का लाभ दिया जाता है, जिसमें कि नगर निगम द्वारा 7 प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद है हमारी सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत पेंशन योजनाएं। पेंशन योजनाएं वैसे तो शासन द्वारा 12 प्रकार की चलाई जा रही हैं, जिनके बारे में मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगी। जिसमें सबसे पहली है हमारी सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन, जिसमें 600 रुपये की राशि दी जाती है। वृद्धावस्था पेंशन यानी कि वो लोग जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है, जो कि वर्तमान में कोई कार्य नहीं करते हैं, उनके पास अपनी जीविका उपार्जन के लिए कोई साधन नहीं है एवं उनके बच्चे भी इस लायक नहीं है कि वो उनको खाना या उनका भरण पोषण कर सकें, उन लोगों को हम वृद्धावस्था पेंशन देते हैं। इसमें हमें आपकी समग्र आईडी, आधार कार्ड, बैंक खाता और 2 फोटो की आवश्यकता होती है। इसके बाद है हमारी दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता पेंशन। इसमें 6 से 18 साल के ऐसे दिव्यांग बच्चे सम्मिलित किए जा सकते हैं जो कि सामान्य परिवार में आते हैं, जो बीपीएल कार्ड धारक नहीं है, वे सभी भी इसमें शामिल हैं। इसके लिए हमें बच्चे का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, उसका आधार कार्ड, समग्र आईडी और उसका बैंक खाता चाहिए होगा। इसमें एक सुविधा और है कि ऐसे दिव्यांग बच्चे जिनका बैंक खाता अकेला नहीं खुल सकता है, वो अपने माता पिता के साथ ज्वाइंट बैंक खाता भी खुलवा सकते हैं। इसके बाद है हमारी सामाजिक सुरक्षा दिव्यांग पेंशन। इस पेंशन में वो सभी दिव्यांगजन जो कि 18 वर्ष से जिनकी उम्र अधिक है, उन सभी को लाभान्वित किया जाता है। इसमें हमें दिव्यांगजन का समग्र आईडी, उसका बैंक खाता, उसका आधार, उसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र और उसका 2 फोटो हमें चाहिए। लेकिन इन सभी योजनाओं में एक ही शर्त है कि आवेदक जो है वो आयकर दाता नहीं होना चाहिए और शासकीय कर्मचारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। इसमें भी हमारे ऐसे दंपत्ति जिनकी केवल कन्या पुत्री थी और उनकी अब शादी हो चुकी है और उनकी उम्र दोनों में से किसी भी एक की 60 वर्ष से अधिक हो गई है, उनको हम कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ देते हैं। इसमें हमारे डॉक्यूमेंट वही हैं जो बाकी योजनाओं में थे, समग्र आईडी, आधार
ठीक है। इसके बाद आती है इंदिरा गांधी पेंशन। इंदिरा गांधी पेंशन जो कि सेंट्रल और हमारा राज्य दोनों मिलकर चला रहे हैं, उन योजनाओं को कहते हैं। इसमें हमारे जो इंदिरा गांधी में 3 पेंशन योजना है, इन तीनों पेंशन योजनाओं में बीपीएल कार्ड की अनिवार्यता है, जो कि जो गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारक हैं उन्हें इंदिरा गांधी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें हमें जो वृद्धावस्था पेंशन है उसके लिए उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उसके लिए हमें उनका समग्र आईडी, आधार कार्ड, बैंक का खाता और उनका गरीबी रेखा के राशन कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए होती है। इसके बाद आती है हमारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन। इसमें ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और उनके पति का देहांत हो गया है, उनको 600 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। इसमें हमें उनका आधार कार्ड, बैंक खाता, समग्र आईडी और उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से चाहिए। इसके बाद आती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन। ऐसे दिव्यांगजन जो गरीबी रेखा का राशन कार्ड धारी हैं, उनको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। इसके बाद हमारी आती है मानसिक बहुविकलांग पेंशन योजना। हमारे ऐसे दिव्यांग भाई बंधु जो कि या तो मानसिक रूप से दिव्यांग हैं या फिर उनको एक से अधिक प्रकार की दिव्यांगता है, वे इस योजना में लाभान्वित किए जाते हैं। इसमें उनका समग्र आईडी, आधार कार्ड, बैंक का खाता और दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य है। दिव्यांगता पेंशन के बारे में मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। दिव्यांगता पेंशन का लाभ केवल उन्हीं दिव्यांगजनों को मिलेगा जो कि 40% से अधिक दिव्यांग होंगे। वो पात्रता मापदंड है हमारा सभी दिव्यांगता पेंशनों में। इसके बाद आती है हमारी मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना। मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना 2018 में शुरू की गई, जिसमें उन सभी महिलाएं जिनके किसी कारणवश जिनके पति का देहांत हो गया है, उनको जो कि बीपीएल कार्ड धारक नहीं है, उनको भी इस पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाता है। इसके लिए हमें उनका समग्र आईडी, आधार कार्ड, बैंक का खाता और उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए होगा। लेकिन वो शासकीय कर्मचारी या फिर आयकर दाता नहीं होनी चाहिए और पहले से उन्हें कोई पेंशन का लाभ भी नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद आती है हमारी मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना। अविवाहिता पेंशन योजना उन महिलाओं के लिए है जिनकी उम्र 50 वर्ष से या उससे अधिक हो गई है और उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है और वो कोई कार्य भी नहीं करती हैं, आयकर दाता भी नहीं है। उनके लिए अविवाहिता पेंशन योजना चाहिए हमें। इसके बाद आती है हमारी सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना। ऐसी बीपीएल कार्ड धारी महिला जिनके पति से उनका तलाक हो गया है या विवाह विच्छेदन हो गया है, उनको सरकार पेंशन देती है। इसके बाद है हमारी निःशक्त विवाह कल्याण योजना। निःशक्त विवाह कल्याण योजना से हमारा तात्पर्य है हमारे ऐसे दिव्यांगजन जो कि विवाह करते हैं और अपने विवाह के 1 वर्ष के अंतर्गत जिला कार्यालय में इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर देते हैं। उनको सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में इस योजना में लाभान्वित किया जाता है। इसके लिए हमें जो हमारे दिव्यांग भाई बंधु हैं, उन दोनों में से कोई एक पति या पत्नी मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है और दोनों में से कोई एक 40% से अधिक दिव्यांग 40 या 40% से अधिक दिव्यांग होना चाहिए। आयकर दाता नहीं होने चाहिए वो, और विवाह के भीतर वो 1 वर्ष में जिला कार्यालय में आवेदन अपना जमा कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना उन परिवार को दी जाती है जिनका मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु 60 वर्ष से कम उम्र में हो जाती है। जब उनके परिवार के जीविका उपार्जन का जो मुख्य कमाऊ सदस्य था उसका देहांत हो जाता है, तब सरकार द्वारा उन्हें 20,000 रुपये की एक मुश्त राशि दी जाती है, जिनके इसमें एक ही बंधन है कि परिवार जो है वो गरीबी रेखा से नीचे का होना चाहिए। इसके लिए भी हमें उसका समग्र आईडी, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक का बैंक खाता, आवेदक का आधार कार्ड और हमारा जो आवेदन प्रारूप है वो भर के उनको हमारे क्षेत्रीय कार्यालय पर जमा करना होता है। इसके बाद आता है हमारा समग्र आईडी। समग्र आईडी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2014 में लाया गया, जो कि एक जनसंख्या पंजी है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के राज्य में रहने वाले लोगों को बनवाना अब अनिवार्य हो गया है। इसमें उन लोगों को हमें अपना आधार दर्ज कराना भी अनिवार्य है, जिससे कि हम योजनाओं में लाभ ले सकें। सरकार के पास हमारी जानकारी जाए तो सरकार हमें पहले से चिन्हित करके हम किसी योजना में यदि पात्रता रखते होंगे तो उसमें वो हमें लाभ दे देगी, हमें वो लाभ के लिए चिन्हांकित कर सकेगी। इसीलिए इस अभियान में भी इसे जोड़ा गया है कि जिन लोगों के आधार समग्र में दर्ज नहीं है वे लोग अपना आधार हमारे वार्ड सहायक को प्रदान करें, जिससे कि उनके आधार समग्र आईडी में दर्ज किए जा सकें। इसके बाद हमारी सहरिया, भारिया, बेगा
महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा आहार अनुदान योजना प्रारंभ की गई है, जो कि आदिम जाति विभाग द्वारा चलाई जाती है, परंतु उसका आवेदन नगर निगम का मुख्यालय में हम कर सकते हैं, जिसमें हमारी शहरिया और बैगा और भारिया परिवार की जो मुख्य महिला है उसे सरकार द्वारा हर माह 1000 रुपये का पोषण आहार अनुदान दिया जाता है। इतना कह के मैं जन कल्याण विभाग की योजनाओं के बारे में आपको बताना एक विराम देना चाहूँगी। इसके बाद हमारे अन्य अधिकारी आपको नगर निगम द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। इसी बीच नगर निगम से हमारे बीच में एनयूएलएम विभाग से भी हमारी मैडम उपस्थित हैं। मैडम, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, मुख्यमंत्री द्वारा आपके नगर निगम में पीएम स्वनिधि की योजना भी चलाई जा रही है। इस योजना में हमारे हितग्राही को किस तरीके से लाभ मिलता है, उसमें क्या क्या लाभ हैं और हितग्राही को किस तरीके से योजना का लाभ मिलेगा, क्या क्या उसको दस्तावेज देने हैं, कहाँ से वो दस्तावेज जमा करेगा, उसको क्या लाभ मिलेगा। तो मैं आपसे विस्तार से जानना चाहूँगा मैडम कि पीएम स्वनिधि में किस तरीके की योजना है और क्या क्या उसमें लाभ हमारी जनता को मिलते हैं। धन्यवाद नीरज जी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, पीएम स्वनिधि योजना से तात्पर्य होता है कि पीएम यानी प्रधानमंत्री, ये योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कोरोना महामारी के दौरान 1 जून 2020 को चालू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे जो छोटे व्यवसाय करने वाले, ठेले वाले, रेहड़ी पटरी वाले जो भी हैं, उनको एक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान हम लोग जानते थे कि सबके धंधे बंद हो गए थे और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हमारे छोटे ठेले वालों को हुआ था। इसीलिए ये योजना स्टार्ट की गई। इसका जैसे कि हम जानते हैं, हाथ ठेला वाले, छोटा व्यवसाय करना, जिनकी की पक्की दुकान हो, गुमटियाँ हो, और जो ठेला लगाते हैं रोड पर बैठकर, जो पथ विक्रेता कहलाते हैं, वो उन सबको हम इसमें लाभ देते हैं। ये योजना बेसिकली 3 चरण में दी जाती है। प्रथम चरण में हम इसमें 10,000 रुपये की पूंजी देते हैं ऋण के रूप में, जो कि बैंक के द्वारा दी जाती है, और दूसरे चरण में हम लोग 20,000 की राशि देते हैं, जो कि उसको जो 10,000 रुपये चुका देता है उसको दी जाती है। और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री की तीसरा चरण भी, जिसमें कि हम 50,000 की राशि दी जाती है उनको अपना व्यवसाय और आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि आपने बोला था कि इसको कहाँ से आवेदन किया जाएगा, इसका आवेदन जो होता है हमारे नगर निगम के 25 जोन, हम लोगों ने इसको, क्योंकि एक ही जगह करेंगे तो हमारे ठेले वालों को अपना वो छोड़कर आने में समय बर्बाद होगा, इसलिए हम हमारे 25 जोनों पर हमने ये व्यवस्था की कि हमारे जोन कार्यालय है, वहाँ पर पथ विक्रेता जाके अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए जो पात्रता रहेगी वो 18 साल से ऊपर वाला होना चाहिए और वो पथ विक्रेता होना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें जो दस्तावेज की बात है, इसमें एक जो कार्ड होता है, ठेले का कार्ड, अभी हमारे जो मध्य प्रदेश शासन ने सारे ठेले वालों का जो पंजीयन है ऑनलाइन किया गया है। हमारे जो मध्य प्रदेश की जो वेबसाइट है उस पर शहरी कामगार सेतु पोर्टल करके है, जिसमें कि हम ठेले वालों का पंजीयन करते हैं। वो पंजीयन कार्ड होना चाहिए, साथ में आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल आधार से लिंक होना इसमें कंपल्शन है, और दूसरा बैंक खाता होना चाहिए। इन 3 दस्तावेजों के साथ वो हमारे नगर निगम के जोन कार्यालय पे जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहाँ आवेदन करने के बाद मुख्यालय पर SRN बोलते हैं, जो कि सर्वे रेफरेंस नंबर होता है, जो जनरेट किया जाता है आवेदन में वो लगता है। सर्वे रेफरेंस नंबर हमारे मुख्यालय से जनरेट किया जाता है। उसके बाद में 10,000 के लिए ऋण आवेदन भरा जाता है और वो सीधे डायरेक्ट बैंक को जाता है। ये सब पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है, इसमें ऑफलाइन कुछ भी नहीं है, हमको हार्ड कॉपी में कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी दस्तावेज है सब ऑनलाइन स्कैन कर चढ़ते हैं, ऑनलाइन वो दिया जाता है। उसके बाद में बैंक लेवल पे जो होता है, प्रथम चरण जोन कार्यालय पे हो गया, सेकंड चरण जिला मुख्यालय पे हो गया, और तीसरा हमारा जो चरण तो वो बैंक में होता है। बैंक हितग्राही को देखती है, अगर वो सही काम कर रहा है, सही कहता है, वो पात्र पाया जाता है, तो वो विलफुल डिफॉल्टर ना हो, मतलब कि उसने पहले से कहीं से लोन ना लिया हो, वो होना चाहिए। लोन लेने के बाद उसने, यानी कि इंटेंशनली उसने ना चुकाया हो, ये ना होना चाहिए बिल्कुल। हम इसमें एनपीए को काउंट करते हैं, सिविल रिपोर्ट को नहीं देखते, बट इसमें एनपीए काउंट होता है कि उसने बिल्कुल कहीं वो डिफॉल्टर तो नहीं है बैंक का। अगर ये वो करता है तो हम उसको ऋण दे देते हैं। ऋण देने के बाद जो हमारा हितग्राही होता है वो हमारा पीएम स्वनिधि का हितग्राही हो जाता है। अब सरकार की ये मंशा थी कि हमने ठेले वाले को पैसा दे दिया, पैसा देने के बाद उसका धंधा चालू हो गया, बट उसके परिवार के और भी सदस्य थे। तो इसमें जो हमारी भारत सरकार थी उसने पहले मध्य प्रदेश के 9 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि, मतलब स्वनिधि से उनका व्यवसाय चालू हुआ। उसके बाद उनके परिवार में समृद्धि कैसे है, उसके लिए उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट में जो 9 सिटीज लिए थे, उसमें ग्वालियर भी था,
स्वनिधि से समृद्धि करके इसमें योजना चलाई जाती है, जिसमें कि जिन हमारे ठेले वाले भाई बंधुओं को 10,000 का लोन मिल चुका है, उनके पूरे परिवार की सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग की जाती है, जिसमें कि उनके पास कौन कौन सी योजनाओं का लाभ ले चुके हैं और कौन से लेने जाती है। इसमें सरकार ने मुख्य रूप से 5 विभागों को एक कमेटी बनाई है, उसमें 5 विभागों की 8 योजनाओं को लिया गया है। मैं उन योजनाओं के बारे में आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि उसमें हमने बैंक विभाग से बैंकर्स की तरफ से हमारी जो योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना, इन 3 योजना को हमने बैंकर्स की तरफ से लिया गया है। उसके बाद में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, जो कि हमारे खाद्य विभाग की योजना है, उसको लिया गया है। जननी सुरक्षा योजना, जो हमारी स्वास्थ्य विभाग की योजना, उसको हमने इसमें इंक्लूड किया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण श्रमिक योजना, जो कि हमारे श्रम विभाग की है, उनको लिया गया। और लास्ट में हमने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो कि हमारे महिला बाल विकास की है, इन 8 योजनाओं को लिया गया है। इनकी पात्रता इनके विभागों द्वारा डिसाइड की जाती है। हम लोग जब यहाँ पे प्रोफाइलिंग करते हैं तो एक ऑनलाइन फॉर्म आता है, जिसमें कि 40 प्रश्न रहते हैं। उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ से फिल करते हैं, प्रोफाइलिंग करते हैं। जिसको योजना का लाभ मिल गया ठीक है, जिसको नहीं मिला होता है उसका डायरेक्ट फॉर्म उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाता है, उनको भी लॉगिन आईडी दिया हुआ है। फिर संबंधित विभाग उस आवेदन को देखता है। आवेदन देखने के बाद उस पर क्या उसको निरस्त करना है, किसको स्वीकृत करना है। इस टाइप से अगर वो स्वीकृत हो जाता है तो ठीक है, निरस्त हो जाता है तो फिर उसके हम रीजंस फाइंड करते हैं कि क्यों निरस्त हुआ। इस तरह से ये पीएम स्वनिधि योजना, यानी कि स्वनिधि से समृद्धि की ओर, पूरी नगर निगम ग्वालियर द्वारा चलाई जा रही है। इसी बीच हमारे बीच में नगर निगम से कार्यालय अधीक्षक प्रेमनाथ चौधरी जी हमारे बीच में हैं। वो भी शासन की कई सारी योजनाओं का क्रियान्वयन अपने विभाग से कर रहे हैं। तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ संबल योजना किस तरीके से संचालित की जा रही है, उसके बारे में हम सबको विस्तार में आप जरा बताएं। नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप लोगों ने चर्चा में बहुत सारी योजनाओं के विषय में जाना है, इसी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना का संचालन कराया जा रहा है, जिसे हम मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना कहते हैं। और वर्तमान में वो 2.0 के रूप में हमारे सामने आई है। 34 प्रकार के विभिन्न असंगठित मजदूरों को इसमें पंजीकृत किया जा रहा है। पंजीकरण की बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इसमें MP ऑनलाइन, CSC या मोबाइल के माध्यम से हितग्राही अपनी जानकारी, जिसमें समग्र आधार कार्ड और वो किस तरह के किस प्रकृति का काम करते हैं उसकी जानकारी उसमें भर करके पंजीयन के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्य रूप से इसमें 34 प्रकार की जो कैटेगरी है, जो असंगठित श्रमिक हैं, जिसमें चौकीदार है और माली का काम करने वाले हैं, शिल्पी का काम करने वाले हैं, और भी प्रकार के श्रमिक हैं या प्राइवेट नौकरी करने वाले ऐसे लोग हैं, उन सभी लोगों को इसमें सम्मिलित करने की योजना है। इसमें वो बहुत ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जिला मुख्यालय पर प्राप्त होता है और क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उसका परीक्षण कर उसकी पात्रता का निर्धारण किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 बंधन हैं कि यदि शासकीय कर्मचारी हैं, पेंशनधारी हैं, 1 हेक्टेयर से अधिक की भूमि है और आयकरदाता है, ऐसे लोग इसमें पंजीयन के लिए पात्र नहीं होते हैं। इसी योजना के अंतर्गत संबल योजना में नगर निगम ग्वालियर द्वारा अनुग्रह सहायता और अंत्येष्टि सहायता दिया जाने का भी प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत जो भी पंजीकृत श्रमिक हैं, उनकी परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर अंत्येष्टि सहायता दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें परिवार के सदस्य को तत्काल 5,000 रुपये की सहायता हमारे वार्ड प्रभारी द्वारा दिया जाता है, जिसमें 7 दिवस के अंदर उसे इसकी जानकारी पोर्टल के माध्यम से दर्ज करनी होती है। अगले क्रम में श्रमिक की यदि मृत्यु होती है, पंजीकृत श्रमिक की, तो वह परिवार अनुग्रह सहायता के लिए पात्र परिवारों के अंतर्गत आता है। परिवार के जो उत्तराधिकारी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की प्रक्रिया भी MP ऑनलाइन, CSC, हमारे क्षेत्रीय कार्यालय, जनमित्र कार्यालय या स्वयं के मोबाइल के द्वारा भी वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जो उन्हें दस्तावेज चाहिए, मुख्य रूप से समग्र ID, संबल पंजीयन जिसे हम कहते हैं, परिवार पंजीयन, समग्र का आधार कार्ड, और जो आवेदक है, उत्तराधिकारी है, उनके बैंक खाते की जानकारी, मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र और मृत्यु संबंधी जानकारियों को उसमें दिया जाता है। मुख्य रूप से संबल में अनुग्रह सहायता 2 प्रकार से दी जाती है। अनुग्रह सहायता सामान्य मृत्यु के लिए 2 लाख रुपए का प्रावधान है और दुर्घटना मृत्यु के लिए 4 लाख रुपए का प्रावधान है।
दुर्घटना मृत्यु जो होती है उसके अंदर हमें पुलिस की FIR रिपोर्ट और PM रिपोर्ट की भी आवश्यकता होती है, जिसे हम ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी दर्ज कर सकते हैं। और जो हमारा क्षेत्रीय कार्यालय है और जो हमारा जनमित्र कार्यालय है, वहाँ पर हम ये सभी दस्तावेज देकर मुख्य रूप से हम आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को 30 दिवस के अंदर में ही हमारे वार्ड कार्यालय द्वारा निपटारा किया जाता है, निराकरण किया जाता है और उसे ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान के लिए हम आगे बढ़ा सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्रम विभाग के द्वारा ही एक और महत्वपूर्ण योजना, जिसे मध्य प्रदेश भवन सन्निर्माण कर्मकार मंडल योजना कहा जाता है, इसमें भी हमारे असंगठित श्रमिक जो हमारे रेहड़ी पटरी जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, भवन सन्निर्माण से संबंधित मजदूरी करने वाले लोग हैं, मिट्टी से संबंधित करने वाले लोग हैं, कर्मकार हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, फिटर हैं, बढ़ई हैं, लोहार हैं, वे सभी लोग इसमें पंजीयन करा सकते हैं। इसमें पंजीयन कराने के लिए जो हमारी व्यवस्था है उसमें जनमित्र के माध्यम से हितग्राही 90 दिवस का जो कार्य है उसका स्वघोषणा और निर्धारित आवेदन पत्र भर के समग्र ID, परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी, क्या काम वो करते हैं उसकी जानकारी भरकर जनमित्र के माध्यम से या लोक सेवा केंद्र के माध्यम से वो अपना पंजीयन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन को 30 दिवस के अंदर में ही उस आवेदन का निराकरण करना होता है। इस योजना के अंतर्गत जो उस परिवार है, उस परिवार को राशन की पात्रता आती है। राशन की पात्रता के साथ साथ वो आयुष्मान की योजना के अंतर्गत भी इसमें पात्र होता है। और वर्तमान में इसमें जो अंत्येष्टि सहायता और अनुग्रह सहायता है, उसमें अंत्येष्टि सहायता राशि रुपये 6,000 के लिए आवेदन करते हैं। अगर श्रमिक की मृत्यु होती है तो उसके परिवार के सदस्य को 6,000 रुपये की सहायता, आर्थिक सहायता दी जाती है। और साथ में सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए और दुर्घटना मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का इसमें प्रावधान है। आवेदन के लिए आप सभी हमारे जनमित्र केंद्र और वार्ड कार्यालय खुले हुए हैं 25, वहाँ पर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेजों में मृत्यु संबंधी दस्तावेज हुए, घटना से संबंधित अगर PM FIR रिपोर्ट है वो भी, और जो आवेदक है वो अपनी जानकारी, आधार और समग्र बैंक खाता, और जो मृतक है उससे संबंधित आधार और मूल रूप से जो पंजीकृत श्रमिक का जो पंजीयन कार्ड है वो उसे संलग्न कर उसे जमा करना होता है। इस योजना के अंतर्गत हमने अभी बहुत सारे परिवारों को आर्थिक सहायता दी है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों के परिवारों के साथ है। और बस यही बहुत सी जानकारियां हैं, मैं ये जानकारियों के साथ आपको अवगत कराना चाहूँगा। धन्यवाद।